Hello everyone, welcome to Mindscape GS. This is the second lecture of our Indian Polity series for SSC and Railway Exams 2026. आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या क्या किए थे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं. उसमें हम लोग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किए थे, जैसे कि हमारे यहाँ डुअल गवर्नमेंट है, सेंटर में और स्टेट में. डिवीज़न ऑफ पावर है, जैसे सेंटर स्टेट सबका पावर आपस में बटा हुआ है. फेडरलिज्म है ना. ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट है कि अगर कोई मतलब लॉ को अगर वायलेट करता है या कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो उसके लिए कोर्ट बैठा हुआ है ना. सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है. तो ये सब चीज़ हम लोग क्लास में बात किए थे. ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक था, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हम लोग जाने थे. इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कैसे डेवलप किया गया, ठीक है, बाय द टाइम. और कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बनाया गया कि उसका लेजिटिमेसी हमेशा बना रहे. ऐसा नहीं कि उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से बना दिया गया तो अभी के लोग उसको उतना ज़्यादा लेजिटिमेसी नहीं देंगे. ठीक है, तो ऐसा बनाया गया कि उस समय भी कॉन्स्टिट्यूशन का उतना ही इज्जत था और आज भी उतना ही इज्जत है. ठीक है, तो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव को देखते हुए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था. ठीक है, तो इसको हम लोग दो सेक्शन में पढ़ते हैं, कंपनी रूल और क्राउन रूल. इसका उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है कंपनी रूल का हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन पे डायरेक्टली. ये देखिएगा जब जानिएगा कि अलग अलग एक्ट्स आए थे तो उसमें ज़्यादा उसका फोकस था कि कैसे कंपनी को बाइंड किया जाए. ठीक है, कंपनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसका कंपनी पे था. ठीक है, जब क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट हम लोग किसको बोलेंगे, जब कोई पार्लियामेंट्री इन्फ्लुएंस होगा, है ना. जब पार्लियामेंट्री इन्फ्लुएंस यानी कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट का इन्फ्लुएंस जब होने लगा इंडियंस पे तो उसको हम लोग क्राउन रूल बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ता है. यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिकर्सर भी बोला जाता है. ठीक है, ब्लूप्रिंट तक बोला जाता है. ठीक है, तो ये सब हम लोग आज जानेंगे. ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कुछ टाइमलाइन जान लीजिए कि कैसे सबसे पहले ब्रिटिश आए थे. तो ये तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जानेंगे, लेकिन जान लीजिए आए थे कैसे आए थे. तो ट्रेडर बन के आए थे. एक कंपनी था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. क्या सिर्फ ब्रिटिश आए थे? नहीं, सबसे पहले पोर्तुगीज़, डच, फ्रेंच, डेनिश, ब्रिटिश, अलग अलग जो यूरोपियन कंपनीज था वो सब आया था यहाँ पे. ठीक है, लेकिन क्यों ब्रिटिश सिर्फ रूल की कर पाया? क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. ठीक है, धीरे धीरे पोजीशन बनाया, बहुत सारे वार्स लड़े, है ना. उसी में एक बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में. ठीक है, इसके पहले बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो वहाँ से एक इन्फ्लुएंस बढ़ा ब्रिटिश का. उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर आया, वहाँ से ब्रिटिश अपना पावर को स्थापित किया भारत में. ठीक है, तो उसके बाद 1765 में उसको दीवानी राइट्स मिल गया, मतलब मुग़ल से जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है उस रीजन का पावर वो सीज़ किया. फिर धीरे धीरे करके वो इन्फ्लुएंस बढ़ाता गया कंपनी. ठीक है, फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट. इसको हम लोग उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, इसका चार्टर एक्ट है ये तीनों. फिर 1857 का रिवॉल्ट हुआ और इसी कारण से कंपनी से पावर सीज कर लिया गया. और फिर 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जहाँ से डायरेक्ट क्राउन रूल स्टार्ट होता है. ठीक है, उसके बाद कुछ काउंसिल्स एक्ट आए. ठीक है, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 का. फिर 1935 का, ये तो आरटीसी के बारे में है. फिर 1947 में फाइनली हम लोग का इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ. इसके पहले अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर का स्लेवरी था ब्रिटिश के अंडर. ठीक है, स्लेवरी तो बहुत टाइम से था. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग सबसे पहले कंपनी के गवर्नेंस में कैसे कैसे हम लोग का क्या कंपनी पर कैसे कैसे बाइंडिंग हुआ ये हम लोग जानते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. इसमें क्या हुआ था, इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया. मतलब गवर्नर से उसका एक प्रमोशन हुआ. ठीक, और मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे उनको उसके अंडर सब्जुगेट कर दिया गया. ठीक, यहाँ से हम लोग एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का शुरुआत मानते हैं. किसका? कंपनी का. इंडिया को क्या मतलब है, वो तो ब्रिटिश अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे ना. काउंसिल ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, इसको हम लोग सीओडी से कोट करेंगे आगे. ठीक है, तो शॉर्ट में बस जान लीजिए काउंसिल ऑफ डायरेक्टर था जो कि रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर को देखता था. इसमें सुप्रीम कोर्ट फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया. और पहले गवर्नर जनरल कौन बना था?
वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट, नाम इसीलिए क्योंकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो विलियम पिट्स थे। ठीक है, यहाँ से डुअल गवर्नमेंट शुरू हुआ, लेकिन ये डुअल गवर्नमेंट अलग है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का फंक्शन को अलग कर दिया गया। गवर्नमेंट का क्या फंक्शन होता है, दो फंक्शन, एक कॉमर्शियल होगा, एक पॉलिटिकल फंक्शन होगा, है ना। आज भी गवर्नमेंट बिजनेस भी करती है। आर्टिकल 77 हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि गवर्नमेंट साथ साथ बिजनेस भी करती है। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल फंक्शन के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, उसके बाद कंपनी का जो टेरिटरी था उसको ब्रिटिश पोजीशन के टर्म दिया गया कि कंपनी का जो भी टेरिटरी है उसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोला जाएगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर दिया गया। ठीक, उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ से 30-30 साल का, 20-20 साल का यहाँ पे चार्टर मिलेगा, क्योंकि कंपनी आई ही थी चार्टर प्राप्त करके भारत। ठीक है, वहाँ से उसको मोनोपोली मिला था कि ये चार्टर है 20 साल के लिए, भारत में ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश का कोई दूसरा कंपनी नहीं जाएगा भारत। ठीक है, तो वो कंपनी के पास चार्टर था इसके लिए। तो जब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया, इससे हुआ क्या, सिर्फ चाय और अफ़ीम, ओपियम यानी कि अफ़ीम, इसको छोड़ के बाकी जितना चीज़ था वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, मतलब ट्रेड करने के लिए सिर्फ राइट, एक्सक्लूसिव राइट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। ठीक है, अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में अभी बस 5 ही लेक्चर लिए हैं, वो बिल्कुल बेसिक का, जब हम लोग टाइप्स ऑफ मार्केट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि मोनोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, तो ये सब हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो अब है कि फाइनेंशियल प्रोविज़न बनाए गए ताकि जो प्रमोशन ऑफ साइंस और लिटरेचर, तो उस समय इंडिया का जो सोसाइटी था वो उतना ज़्यादा ये सब चीज़ पे उतना ध्यान नहीं देता था। ठीक है, क्योंकि फ्यूडलिज्म इतना था हम लोग के यहाँ। फिर एलोकेशन ऑफ सम ऑफ 1 लाख। ठीक है, एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। तो ये आप लोग बोलेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन बेसिकली ये एजुकेशन प्रमोट करने के लिए नहीं, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए ये था। ठीक है, मतलब ग्राउंड लेवल पे जो एक्चुअल फैक्ट है कि वो लोग क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, देखिए यहाँ पे 13 के बाद सीधे 33 यानी कि 20 ईयर्स के बाद आया। ठीक है, तो चार्टर 20 ईयर के लिए दिया जाता था। उसके ये पहला स्टेप था सेंट्रलाइजेशन के लिए। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन मतलब जो डेलीगेशन ऑफ पावर है उसको धीरे धीरे कम करना। ठीक है, पावर सीज करना ताकि कंपनी बाइंड रहे, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ पावर देने से कंपनी बट सकती है। ठीक, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। इसमें विलियम बेंटिक बने थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, इसको इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट, ये बहुत रेयर फैक्ट है। ठीक है, हर जगह आपको नहीं मिलेगा, इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। ठीक, इसमें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को हटा दिया गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर यानी कि पावर टू मेक लॉ। ठीक है, ये कुछ एक प्रयास था कि सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन हो, लेकिन ये फेल हो गया। इसमें मैकॉले के, जो हम लोग आगे जानेंगे, मैकॉले मिनट इसी में आया था। इसमें कंपनी का जो चाय और अफीम का जो मोनोपोली था उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक, उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, यहाँ तक कंपनी को लाके एकदम घुटने पर ला दिया गया था। ठीक है, इसके बाद जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर उसको सेपरेट कर दिया गया, मतलब अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम का स्टार्ट मानते हैं। ठीक, अब आता है फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन ड्यूरिंग क्राउन रूल, क्योंकि 1857 में आपको, ये 1858 से शुरू होगा, 1857 में आपको मालूम है कि क्या हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था बहुत बड़ा। ठीक है, तो ब्रिटिश को लग रहा था कि जब ये रिवॉल्ट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है, इसका कारण क्या है, तो कुछ एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी कंपनी, है ना, और ऐसा रिवॉल्ट आगे ना हो। ठीक है, तो कंपनी इससे एलिजिबल प्रूफ नहीं हो रही थी, है ना। तो जो ब्रिटिश पोजीशन है, क्योंकि कंपनी जो पजेस करके रखी थी जो भी टेरिटरी इंडिया का, उसको ब्रिटिश पोजीशन माना जा रहा था, तो वो ख़त्म नहीं हो जाए। ठीक है, तो इसी डर से कंपनी को वहाँ से समाप्त कर दिया गया कंपनी का रूल। उसके बाद डायरेक्ट क्राउन रूल स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जो भी पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो सीधे ट्रांसफ़र किसके पास चला गया, अंडर क्राउन यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो
तो यहाँ पर से गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद वाइसराय आए, ठीक है, ठीक। और वाइसराय भी ज़्यादा कुछ अपना मोनोपोली ना करें, इसलिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। तो जो भारत का जो सरकार था वो कंपनी से किसके पास ट्रांसफ़र हो गया, ब्रिटिश क्राउन के पास, ठीक है। यहाँ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ से वाइसराय, गवर्नर जनरल को वाइसराय बताया ना अभी, गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है उसको हटा के वाइसराय का पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये सब खत्म हो गया अब। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। एक 1862 में भी आया था, ठीक। वहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है उनको ऐड किया गया था वाइसराय के काउंसिल में, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ, नॉन ऑफिशियल 1892 में, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका संख्या बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया, तो आपको पता है कि इससे पहले कुछ 1885 में हुआ था। क्या हुआ था, तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया था। तो कुछ एक डिमांड करने के लिए एक बॉडी था फाइनल कि कर सकता है। ऐसे कोई इंडियन जाके बोलता है कि हाँ हमको ये कुछ करना है, ये चाहिए, तो मार के भगा देता वहाँ से, है ना। तो ऐसा ना हो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक डेवलप हुआ था जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके पहले नहीं था कोई, था लेकिन उतना ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं था जितना ज़्यादा इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ठीक है। तो वो डिमांड करना शुरू किया, तो इससे क्या हुआ कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है उसको संख्या बढ़ाया गया, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर यानी कि इंडियन नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉन ऑफिशियल मेंबर है यानी कि जैसे मान लीजिए कोई ब्रिटिश का या कोई यूरोपियन ही है, वो काम कर रहा है, ठीक है तो वो विदेशी, ठीक है। लेकिन अगर उसको ऐड किया जाता है तो वो भी तो नॉन ऑफिशियल मेंबर है, ठीक। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिंटो वाइसराय थे और मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसका साइज को बढ़ाया गया, ठीक। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ठीक। मतलब मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, जहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम का है वहाँ पे एक सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को मिल जाए, ठीक है। ये इसमें इसका प्रोविज़न था। क्यों था, क्योंकि एक मुस्लिम लीग पार्टी थी, ठीक। उसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो उसका डिमांड था ये, ठीक है। तो यहाँ से मुस्लिम लीग तो चाहती थी भारत से सेपरेट होना, और ब्रिटिश को ये टूल मिल गया था ताकि जो इंडियन का जो पावर है उसको डिवाइड कर दिया जाए, और इंडियन और हिंदू और मुस्लिम के बीच में, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव फंक्शन को बढ़ाया गया, ठीक है। अब इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते थे, ठीक है। इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल करना शुरू हो गया, जिसमें सबसे पहले सत्येंद्र सिन्हा का नाम आता है, इनको शामिल किया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी कि वैसा गवर्नमेंट जो कि लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड लेजिस्लेचर, ठीक, लॉ के प्रति। यहाँ से डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ, ये बहुत बहुत इसको स्टार मार्क पॉइंट है, इसको एकदम याद रखिएगा कि कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक। यहाँ से बाईकैमरलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर में, ठीक है। बाईकैमरलाइजेशन क्या होता है और यूनिकैमरलाइजेशन क्या होता है, तो इसको बोलते हैं द्विसदनात्मक, यानी कि दो हाउस। जैसे हम लोग के यहाँ लोकसभा राज्यसभा है तो दो हाउस है ना, तो बाय का मतलब ही दो होता है, ठीक है। तो हम लोग के कुछ स्टेट में भी बाईकैमरलाइजेशन है, ठीक। बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, जैसे कि बिहार हो गया, ठीक। पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी था, अब नहीं है। उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तो ये सब कुछ जगह है जहाँ पे बाईकैमरलाइजेशन था, दो हाउस, ठीक है। स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों था, ठीक। तो उसी को बाईकैमरलाइजेशन तो यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुआ, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे इंडियंस वोट दे सकते थे। यहाँ पे प्रॉपर्टी के आधार पे, क्वालिफिकेशन के आधार पे, ठीक है, टैक्स के आधार पे यहाँ पे वोट देने के लिए मिला, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, मतलब नॉन मुस्लिम्स जितने भी कम्युनिटी थे उनको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिला, ठीक। यहाँ से पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया,
उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको प्रिकर्सर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। अब देखिए, याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर में बतलाए थे कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म यानी कि पावर शेयरिंग, जहाँ पे अलग अलग स्टेट है, ठीक है, वो एक सेंटर है, फिर स्टेट है, तो सबका पावर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो अलग अलग स्टेट को मिला के क्या बनता है, एक यूनियन बनता है, ठीक, उसी को फेडरेशन बोलते हैं। तो ब्रिटिश यहाँ पे एक फेडरेशन बनाए, क्योंकि अलग अलग प्रोविंस था, कुछ प्रिंसली स्टेट्स था, कुछ ब्रिटिश प्रोविंस था, है ना। उसके बाद 3 लिस्ट, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। जैसे अभी है यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, तो उस समय यूनियन को फेडरल बोलते थे और स्टेट को प्रोविंशियल बोलते थे, ठीक। और जो दोनों जिस पे मिल के, यहाँ पे ये लेजिस्लेटिव पावर का लिस्ट है, ठीक है, जिसमें दोनों मिल के लॉ बनाएंगे वो कंकरेंट लिस्ट हो जाएगा। यहाँ से डायरकी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो एट प्रोविंशियल लेवल पे ख़त्म किया गया, ठीक है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे अभी भी था, ठीक। उसके बाद अब डिप्रेस्ड क्लास और वोमेन, लेबर, ये सब के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो रहा था। क्यों हो रहा था, बाय किसके प्रयास से, तो बी आर अम्बेडकर के प्रयास से, है ना। यहाँ पे एक आरटीसी हुआ था, फिर पूना पैक्ट साइन हुआ था 1932 में। तो उसमें क्या क्या डिमांड था बी आर अम्बेडकर का, कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो। फिर गांधी जी का इतना प्रयास था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक और सोसाइटी में एक और दीवार खड़ा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए गांधी जी का एफर्ट था, फिर पूना पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है। तो इसमें लेकिन रिप्रेजेंटेशन मिला था ये लोग को, ठीक है। उसके बाद आरबीआई, ठीक है, ये हिल्टन यंग कमीशन 1926 के रिकमेंडेशन पे आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, ठीक है। फेडरल कोर्ट, जिसको कि आजकल हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, पहले कोलकाता में था ये, ठीक है। अच्छा, एक कमेंट में एक बात बतलाइए कि सुप्रीम कोर्ट का सीट दिल्ली में होगा, 21 आर्टिकल में लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद आता है फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। इसके पहले ही बहुत कुछ हुआ था, ये हम लोग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यहाँ से शुरू होगा, तो उसमें जानेंगे। तो फिर यहाँ से ब्रिटिश रूल यहाँ पे समाप्त होता है, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 2 डोमिनियन निकले थे, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। डोमिनियन यानी कि अब इंडिपेंडेंट क्यों नहीं कम्प्लीटली, क्योंकि देखिए तुरंत अगर पावर ख़त्म कर दिया जाएगा, तुरंत इन्फ्लुएंस अगर ब्रिटिश का ख़त्म हो जाएगा, तो इंडिया पूरा बट जाएगा आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर से डोमिनियन, ठीक है, डोमिनियन मतलब कि संप्रभुता अभी नहीं मिला है, ठीक है, सोवरेनिटी नहीं मिला है। सोवरेनिटी तब मिलेगा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे कोई इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उस समय। यहाँ पर से पहले कैबिनेट मिशन आया था, उसके बाद फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना था, ठीक है। तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग चल रहा था, ठीक है, ऑनगोइंग था, ठीक। तो जब तक बन नहीं जाता तब तक इंडिया सॉवरेन नहीं होता, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस कब मिला था, 15 अगस्त, ठीक है। और पाकिस्तान को एक दिन पहले मिल गया था, ठीक है, 14 अगस्त। लेकिन सोवरेन कब बना, तो इंडिया सोवरेन 1950 में बना और पाकिस्तान सोवरेन 1956 में बना, क्योंकि उनको उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उतना दिन लगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो प्रिंसली यहाँ पे एक गड़बड़ किए थे ब्रिटिश जान के, कि जो प्रिंसली स्टेट से उनको एक चॉइस रख दिया गया कि हाँ मन है तो जुड़िए, नहीं तो नहीं जुड़िए, ठीक है। तो इसमें कोई भी चाहेगा कि अपना पावर को गंवाना, ठीक है। तो फिर बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो वो फिर क्या किए, सबको यूनिट किए, ठीक है। नाउ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है। तो ये कुछ टाइमलाइन है, ठीक है। सबसे पहले 1906 में कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड फॉर स्वराज था उसी में, क्योंकि उसमें डिमांड किया गया था। कौन डिमांड किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोग खुद से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 1934 में, अब देखिए कि इतना सारा ईयर का गैप है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि आपको अगर कुछ मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप पहले से पढ़ चुके होंगे ना, तो हम पढ़ाएंगे ही आगे, ठीक है। ये पॉलिटी के बाद फिर हिस्ट्री ही होगा। तो उसमें हम लोग जानेंगे कि 1907 में जो कांग्रेस था उसका आइडियोलॉजिकल स्प्लिट हुआ था बहुत बड़ा, 1907 में सूरत सेशन में, ठीक है। तो उसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में बट गया था कांग्रेस, ठीक। तो वहाँ पे फिर इतना दिन तक कुछ डिमांड नहीं हुआ। फिर 1934 में एक मार्क्सिस्ट थिंकर थे एम.एन. रॉय, उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया, ठीक। कंस्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी संस्था का डिमांड किया जा रहा था जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। उसके बाद 1935 में
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फिर अगस्त ऑफर आया, क्रिप्स प्रपोजल आया। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया, तो इसी के बिहाफ पे 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। उसके बाद फिर हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले 13 दिसंबर 1946, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास किया था। ठीक है, उसके बाद 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, जो कि पहले बताया लास्ट स्लाइड पे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी है। ठीक है, सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि आप मतलब कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है, ये अपने आप में एक एग्जिस्टेंस रखता है। ठीक, इट ऑल्सो बिकेम द लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक, लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि जो लॉ बनाएगी। ठीक है, इसको चेयर कौन कर रहे थे? जीवी मावलंकर। उसके बाद फर्स्ट पार्लियामेंट फ्री इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया मतलब भारत का जो आज़ाद भारत का पहला पार्लियामेंट माना गया इसको। ठीक, उसका स्ट्रेंथ को 299 से रिड्यूस करके, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे, यहाँ पे हमको लग रहा है कुछ मिसिंग है। ठीक है, यहाँ से देखिए। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। ठीक, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन गया था, इसका पहला मीटिंग हुआ। ठीक है, इसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे मतलब ओल्डेस्ट मेंबर थे। ठीक है, सबसे बड़े। ठीक है, ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद फिर परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और एच सी मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे। उसके बाद आता है 13 दिसंबर, जब जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही बोला जाता है हम लोग का प्रीएम्बल का प्रिकर्सर। ठीक है, हम लोग का प्रीएम्बल में देखिएगा कि डायरेक्ट इसका इन्फ्लुएंस है। ठीक है, जब अभी तो हम लोग बस एक सुपरफिशियल व्यू ले रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे पॉलिटी, तब हम लोग बात करेंगे। उसके बाद 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। ठीक, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको सॉवरेन बॉडी माना गया। ठीक है, इसमें मुस्लिम लीग इसको बॉयकट कर रही थी। ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रेंथ था 389 से घट के कितना हो गया? 299। ठीक है, फिर 26 नवंबर 1949 जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया गया, मतलब अडॉप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इनैक्ट नहीं किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, ये याद रखिएगा। इनैक्ट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो उस समय हम लोग का आर्टिकल कितना था? 395 और 8 शेड्यूल थे। अब कितने हैं? मोर देन 450, और शेड्यूल कितने हैं? 12। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ कमेंसमेंट माना गया 26 जनवरी 1950 को। और रीज़न क्यों था 26 जनवरी को ही क्यों किया गया? क्योंकि जब पूर्ण स्वराज 1930 में एक था कि हम लोग अपना इंडिपेंडेंस मनाएंगे, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में ये माना गया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक होगा। ठीक है, सोवरेन यानी कि संप्रभु, मतलब अब कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस इंडिया के सिस्टम पे नहीं होगा। ठीक, पीस और वेलफेयर पे काम होगा। ठीक है, जितना भी अथॉरिटी है। ठीक है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में यही है ना कि देखिएगा, सबसे पहला ही वर्ड है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया गिविंग आवर सेल्फ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम लोग का में कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन को खुद को दे रहे हैं। जो मेन सोर्स ऑफ पावर है हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पीपल है। ठीक है, इसमें जस्टिस दिया जाएगा। ये सारा चीज़ आपको प्रीएम्बल में देखने को मिलेगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रीएम्बल। ठीक है, जस्टिस सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक। ठीक है, सोशल जस्टिस मतलब समाज में सबको बराबरी है ना। पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक, कि ऐसा नहीं कि छोड़िए। फिर इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, जो कंट्री है उसका एक, जो गवर्नमेंट है उसका एक मोटिव होना चाहिए, एक प्रायोरिटी होना चाहिए कि इकोनॉमिक जस्टिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक जस्टिस लोगों को मिल सके। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ। ठीक है, तो ये हम लोग का आर्टिकल जब जानेंगे तो हम लोग का ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल राइट यही है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ। ठीक है, उसका फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ, जो कि हम लोग के आर्टिकल 19 में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है। ठीक, जो माइनॉरिटीज़ है, बैकवर्ड क्लासेस है, उसके जो भी राइट्स है उसको सेफगार्ड करना। ठीक, उनको प्रोमोट करना। तो ये था हम लोग का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हम लोग का प्रीएम्बल पे दिखता है। ठीक,
उसके बाद जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली था उसका कंपोजिशन क्या था, मतलब इसमें कितने सदस्य थे, तो 389 थे। ठीक है, ये लग रहा है ये स्लाइड पीछे होना चाहिए था। ठीक है, जिसमें कि 296 जो ब्रिटिश इंडिया से आते थे, 93 प्रिंसली स्टेट से आते थे। ठीक है, इसमें कुछ नॉमिनेटेड थे और कुछ इलेक्टेड थे। ठीक है, जो बाकी प्रिंसली स्टेट के अलावा जितना भी जगह था वहाँ से इलेक्टेड थे। ठीक है, लेकिन प्रिंसली स्टेट को बोला गया कि आप अपना जो भी आप जिसको भेजना चाहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उसको आप नॉमिनेट करके भेज दीजिए। ठीक, इससे जुड़ा कुछ फैक्ट्स, जैसे कि इसमें सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी से रिप्रेजेंटेटिव थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस। ठीक है, अब एंग्लो इंडियंस को भगा दिया गया। आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 104 हम लोग जब जानेंगे तब पता चलेगा क्यों भगाया गया। ठीक है, महात्मा गांधी इसके मेंबर नहीं थे। ठीक है, जो कमेटी बनाया गया था, ठीक है, तो मेजर माइनर दोनों बना था। ठीक, माइनर कमेटी 15 से ज़्यादा था और मेजर कमेटी 8 था। ठीक है, तो यूनियन पावर कमेटी, इसके चेयरपर्सन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके भी जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आप लोग कुछ नेमोनिक्स बना लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्ट एक बार पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा नोट करने का। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये थोड़ा आपको पता ही होगा पहले से। फिर एडवाइजरी कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल ऑफ प्रोसीजर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, माइनर कमेटी 15 थे, लेकिन कुछ ज़रूरी जैसे कि फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी भी था और लिंग्विस्टिक और प्रोविंस कमेटी भी था। अन्य सदस्य जैसे कि टी कृष्णामाचारी, जी अयंगर, के अय्यर, के एम मुंशी। ठीक है, ठीक है। फिर एडवाइजरी कमेटी, उसमें कौन थे, फंडामेंटल राइट एडवाइजरी कमेटी, जे बी कृपलानी इसके हेड थे। फिर माइनॉरिटीज़ कमेटी, इसमें एच सी मुखर्जी हेड थे। फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ एंड असम एक्सक्लूडेड पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया, इसके जी डी बोर्दोलोई। और एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया के हेड कौन थे, ए वी ठक्कर। ये असम के अलावा जो भी था। अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म, तो नो क्रिटिसिज्म। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में, यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है।